चलिए जी, अब हम अपने इसकी तरफ आते हैं, कोर्स की तरफ। हमारा जो सब्जेक्ट है, माशाल्लाह आप सब लोगों को जो फर्स्ट टाइम अपने स्पेशलाइजेशन में आ रहे हैं, तो उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन जो है वो बोलता हूँ। बिकॉज स्पेशलाइज्ड किसी चीज़ में पढ़ना या स्पेशलाइजेशन करना, मेरा ख्याल में ये हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट होती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला हम सबको जो है वो कामयाब करें, और आने वाले वक्त में हम जो भी इसको कर रहे हैं, जो भी आप डिग्री ले रहे हो, ये आपके लिए बेहतर या आपकी डेवलपमेंट में पर्टिकुलरली अपना रोल जो है वो प्ले करें। सो हमारा बेसिकली जो इस सब्जेक्ट को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या होना चाहिए, या हम स्पेशलाइजेशन की तरफ क्यों आ रहे हैं, तो थोड़ी सी पहले डिस्कशन कर लेते हैं। हमारी जो स्पेशलाइजेशन है, ये यूजुअली हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन विच इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग एंड द अदर वन विच इज़ कॉल्ड and the one other one is called finance. भाई साहब, मैंने तो अपना अनम्यूट किया हुआ है माइक। ओके जी, मैंने इसको ख़त्म कर दिया। थैंक यू वेरी मच अवैस। फायजा, अगर आपका इशू आ रहा है तो दोबारा से इसको लीव करके ना दोबारा से कनेक्ट कर लीजिए। और सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है जी कि कोशिश कीजिए कि जब हमारा क्लास का टाइम स्टार्ट होता है तो बस विद इन 5 मिनट जो है ना वो हमें ज्वाइन कर लिया करें। बिकॉज नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ना रिकॉर्डिंग, अब अगर आप रिकॉर्डिंग के साथ देखो तो वो एक क्लाउड का बटन आ रहा है। ठीक है, तो अब जो है वो जो टीचर्स हैं उनके पर्सनल कंप्यूटर पे रिकॉर्डिंग जो है वो सेव नहीं होती। ठीक है, अब जो है वो क्लाउड के ज़रिए वो करते हैं और ये पीछे सर्वर पे सेव होती है। तो फिर ये आप लोगों के लिए हम या हमारे लिए लेटर ऑन इशू होगा कि जो अगर आधे घंटे के बाद या 35 मिनट्स के बाद जो ज्वाइनिंग होती है तो फिर हमारे लिए इशू आ रहा है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि बस विद इन 5-10 मिनट्स हम इसको कोशिश करें कि बस क्लास को ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब जी हाँ बेटा, लीव करके दोबारा से कीजिए। आई होप आपका मसला हो जाए। जी हसीब, बेसिकली ये एक बड़ी लंबी डिस्कशन है। ये जो इश्यूज़ है ना बेटा, LMS वगैरह, शरफ, ये जब आप कल आओगे ना तो मेरे पास ऑफिस में डिस्कस कर लीजिएगा। फ़िलहाल हमने अपने कोर्स के ऊपर काम करना है। हसीब, स्पेशलाइजेशन की जहाँ तक आप बात करते हो ना, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा सब लोग बता दें कि जी सबका एक क्वेश्चन आता है कि जी वाई वी हैव 2 स्पेशलाइजेशंस। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको ट्रैक बता दूं। एक, सबसे पहले जब आपकी डिग्री बनती है ना तो इसके जो कोर्सेज अप्रूव होते हैं उसके लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होता है। पहले बोर्ड ऑफ फैकल्टी होता है जिसमें हमारी फैकल्टी और कुछ हमारे एक्सटर्नल लोग जो हैं वो शामिल होते हैं एकेडेमिया के। फिर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होता है। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में अगेन हमारी फैकल्टी होती है और कुछ इंडस्ट्री के लोग होते हैं। ठीक है, ये लोग अपनी ना रिजर्वेशन देते हैं। रिजर्वेशन से मुराद ये है कि ये अपनी अपनी आप सब ने एक सबमिशन देते हैं और उनका जो कुछ एतराज़ात होते हैं वो ये कहते हैं कि जी हम, आप जब ये आपकी डिग्री कंप्लीट हो तो हमारे पास जब ये स्टूडेंट आए तो उसके पास अकाउंटिंग का इस लेवल का नॉलेज होना चाहिए और फाइनेंस का इस लेवल का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो यूजुअली क्योंकि हमारी जो डोमेन है ना, BS अकाउंटिंग हो गया, कॉमर्स हो गया, या M.Com हम जिस तरह से कर रहे हैं, तो बहरहाल हम जब जाके फिट इन होते हैं तो हम अकाउंटिंग और कॉमर्स या क्या कहते हैं फाइनेंस के डिपार्टमेंट्स में जाके क्या ना लोग उनको इंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वो ये रिक्वायर करते हैं कि जी इनके पास कम से कम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर आप कभी किसी और डिग्री होल्डर्स के साथ डिस्कशन करो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो आउट ऑफ द लाहौर अगर आप जाओ ना तो उनको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पता ही नहीं होता। सो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि अकाउंटिंग की डोमेन में कुछ ऐसी चीज़ें सिलेक्ट की हुई हैं जिसमें आपके स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, और कुछ एरियाज़ हमने फाइनेंस के जो है वो अपने पास रखे हुए हैं
सो दैट कि जब हमारा ग्रेजुएट यहाँ से जाए तो उनके पास ये बेसिक 2 नॉलेज आती है। अब तीसरी ऑप्शन ये होती है कि जी लोग कहते हैं कि जी बैंकिंग में क्यों नहीं करवाते। बिल्कुल सही है, एतराज़ आना भी चाहिए और होना भी चाहिए। तो उसमें एक सिचुएशन ये होती है कि अगर तो एक पूरा बंच हो और वो हमें आके कह दे कि जी हमें बैंक की आप ऑफरिंग कर दें, तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन उसकी उसकी जो इशू हमने देखा है वो ये देखा है कि हमने इससे पहले ऑडिटिंग में भी करते रहे हैं, लेकिन ऑडिटिंग का करने का नुकसान क्या होता है कि सर कि जब वो मार्केट में जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप ऑलरेडी ऑडिटिंग में स्पेशलाइज्ड लोग हैं, प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं, ठीक है, जिनका ये पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है एवरीवन, जी सब लोग मुझे सुन रहे हैं? जस्ट रेज योर हैंड या मुझे ओके लिख दिया कीजिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मैं ये क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ बिकॉज ये बड़ा वैलिड है और ये काफ़ी ज़्यादा लोग इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन होता है और ये आपका हक है, ये होना भी चाहिए। ठीक है, सो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया कि जब वो हमारे पास इंडस्ट्री के ऑफिशियल्स आते हैं तो उनकी सजेशंस को देखते हुए हम तो इवन ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखिए हमारी अपनी जो है वो आसानी नहीं है, और अगर मैं अपनी आसानी चाहूँ तो मैं कभी भी इंटरनेशनल फाइनेंस ना रखूँ। अगर मैं अपनी आसानी चाहूँ तो मैं कभी भी जो इसी ग्रुप में आपके पास इसी बैच में जो लोग पढ़ रहे हैं आप उनसे वेरीफाई कर लीजिएगा, इससे पिछले सेमेस्टर में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं ग्रुप अकाउंट्स, वो पढ़ा के आए हैं। ठीक है, तो ये स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। मेरे पास और बड़े आसान सब्जेक्ट हैं कि अगर मैं अगर उनको पढ़ा के अपनी जो है ना वो मतलब क्या कहते हैं मैं बड़ा कन्वीनियंटली मैं उनको पढ़ा लूँ और मैं उनको लेके चला जाऊँ, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। ठीक है, उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि हम एडवांस्ड एरियाज जो है वो अकाउंटिंग के भी और फाइनेंस के दोनों को हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, सो दैट अभी नहीं आपको इस चीज़ की समझ आएगी। ऑब्वियसली जब आप यहाँ से क्वालिफाई करके जाते हो तो राइट आफ्टर 2-3 ईयर्स आपको उस वक्त जो है ना ये क्लैरिफिकेशन होती है कि हाँ हमारा जो है ना ये फ़ायदा हो रहा है। ठीक है जी, आई होप क्वेश्चन मेरे से किया था शायद हसनात ने, हसीब मुनव्वर ने। ठीक है हसीब साहब, तो बेसिकली ये इसका जो है वो क्या कहते हैं आंसर जो है ना वो इस तरह से बनता है। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, तो अब आज तो बात करते हैं पहले जो हमारा सब्जेक्ट है विच इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल फाइनेंस। इसके कई नाम बनते हैं जी, इसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहा जाता है, इसको इंटरनेशनल कॉर्पोरेट फाइनेंस भी कहा जाता है, और कट शॉर्ट आप इसको इंटरनेशनल फाइनेंस भी कह सकते हैं। तो याद रखिए सब्जेक्ट का टाइटल अगर हमें कोई कहे कि जी व्हाट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंस, तो टाइटल में हमने ये क्लैरिफाई कर लिया, मतलब इसका क्या है कि फाइनेंस को हमने इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, फाइनेंस को इससे पहले हम देखते रहे हैं डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट का मतलब है नेशनल लेवल के कॉन्सेप्ट में हम उसको देखते रहे हैं। ठीक है, तो अब हम जब वर्ड सुनेंगे फॉरेन एक्सचेंज, जब हम वर्ड सुनेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स, या अगर हम इस तरह का वर्ड यूज़ करेंगे इंटरेस्ट रेट्स इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो जब इसकी डिफ्यूजन होगी फाइनेंस में, याद रखिए फाइनेंस वही रहेगा। फाइनेंस या अकाउंटिंग के पैरामीटर्स कभी भी चेंज नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा, करेंसी, और करेंसी के चेंज होने से उसमें कंट्री की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी। कंट्री की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी तो उसके अपने पॉलिटिकल स्टांस आ जाएगा, वहाँ के इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाएंगे, वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगी, वहाँ पे किस किस्म का रिस्क है, कौन सा रिस्क किस कंट्री से रिलेटेड है। जब इन तमाम चीज़ों को हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे फाइनेंस में, तो सब्जेक्ट बन जाता है फिर कौन सा, इंटरनेशनल फाइनेंस। आई एम रिपीटिंग अगेन कि फाइनेंस वही है जो आप पहले पढ़ के आए हो, whether you have studied basic finance या financial management, whatever it is,
वो वही रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो जब हम इसको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में, ठीक है, और प्रिसाइसली अगर मैं एक वर्ड यूज करूं जो कि आप 12 दफ़ा सुन चुके हैं, विच इज़ कॉल्ड मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस। मल्टी नेशनल का क्या मतलब है कि जिसमें एक से ज़्यादा कौमें या इन अदर वर्ड एक से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं क्या हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर का फ़र्क आ जाता है, करेंसी का फ़र्क आ जाता है, मैनेजमेंट स्टाइल का फ़र्क आ जाता है, पॉलिटिक्स का डिफरेंस आ जाता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं। कुछ की इकॉनमी स्टेबल है, कुछ की इकॉनमी सही नहीं है, ठीक है। इन्फ्लेशन का फैक्टर आ जाएगा, कंट्री के इंटरेस्ट रेट्स का फैक्टर आ जाएगा। तो जब हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे पार्शली या इकट्ठा, देन वी आर स्टडिंग इंटरनेशनल फाइनेंस, ठीक है। शुरू में मेरे से पूछा गया कि जी एकदम से, अभी वैसे कोर्स स्टार्ट होने से पहले ही हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, सर ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है कि न्यूमेरिकल है। तो याद रखिए कि सब्जेक्ट जो भी मर्जी होगा, हम पढ़ेंगे तो हमें डिग्री मिलेगी। हमारे पास बाज़-औक़ात ऑप्शन होती है, बाज़-औक़ात ऑप्शन नहीं होती। मतलब इस्लामियात हमेशा से थ्योरी में है, हम पढ़ते हैं। पाक स्टडीज़ हमेशा से थ्योरी में हम उसको पढ़ते हैं। जहाँ तक इस कोर्स का सब्जेक्ट का जो है ना वो हमारा रिलेशनशिप है, तो वो याद रखिए कि वैसे तो इसकी थ्योरी बहुत पढ़नी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारी जान जाती है इंग्लिश पढ़ने से भी, लिखने से भी, मेरी खुद की भी, तो हम ऑन द सेफर साइड में कह सकता हूँ कि जी 70-75% इसमें न्यूमेरिक्स हैं, ठीक है, और 25% के करीब थ्योरी। सो पहले एक या दो क्लासेस, यानी कि आज का सेशन और हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन का हाफ, हमें थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको मेरी बातों को, क्योंकि थ्योरेटिकली हमें डिस्कस करना पड़ेगा, तो फिर हम इस सब्जेक्ट को जो है वो आगे लेके चलेंगे। अभी तक लोग जो हैं वो माशाल्लाह आ रहे हैं। चलिए, ओके जी, इज़ दैट क्लियर जी? यहाँ तक काइंडली सब लोग जस्ट रेज योर हैंड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है फर्दर आगे चलने से पहले, बिकॉज जब नेक्स्ट मेरा जो टास्क है वो ये है कि मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊँगा काम को, फाइनेंस को, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम जो सेकंड हाफ होगा उसमें हम पर्टिकुलरली आ जाएंगे कि हमारा सब्जेक्ट मतलब उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ तक इसको पढ़ने का ताल्लुक है, तो इसकी दो ऑप्शंस हैं। या तो आप लोग अगर एग्री करेंगे तो मैं इसका कोर्स पैक बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके चैप्टर्स हैं डिफरेंट, पूरी बुक जो है वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर आप क्या कहते हैं सब लोग एग्री करोगे तो मैं आपको चैप्टर वाइज जो है वो यहाँ पर फोटो कॉपियर पे वो भी रखवा दूँगा। और अगर जैसे भी आप, अच्छा जी एक आया मेरे पास, कोर्स पैक बना दें, ठीक है। तो आप सब लोग ना डिसाइड कर लीजिएगा, बिकॉज हम इसमें पर्टिकुलरली समझ लीजिए कि जो मेन है वो 8 से 10 चैप्टर्स हैं, तो उसको हम अगर बना देंगे तो ठीक है जी, वो मैं फिर फ़ोटो कॉपियर के पास रखवा दूँगा। सॉफ्ट में नहीं है अली रज़ा, इसका सॉफ्ट में नहीं है। वो सॉफ्ट में देने का क्या कहते हैं, मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ, बिकॉज उसकी वजह ये है कि कोर्स पैक मुझे चाहिए हर सूरत में, आपके पास भी होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो फिज़िकल हैं, तो सॉफ्ट कॉपी मैं नहीं होगा। जहाँ पर मुझे सॉफ्ट कॉपी है, मैं आज इस तरह से अभी सेकंड टाइम में प्रेजेंटेशन शुरू करूँगा, वो प्रेजेंटेशन आप जो आप चैप्टर पढ़ोगे वो उसी की हूबहू प्रेजेंटेशन होगी, वो आपको सॉफ्ट में मिलेगी, आप उसके साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चाहे चैप्टर्स हो चाहे कोर्स पैक में हो, तो वो आपने सब लोगों ने उसको लाजमी परचेज़ करना है, बिकॉज इट इज़ इसेंशियल। हाँ जी ठीक है जी, वो बिल्कुल, हाँ मैं फ़ोटो कॉपी से कह दूंगा जी, वो आप उनसे ले लीजिए।
सलामत बेटा अभी देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अभी फ़िलहाल थोड़ा सा प्रेशर है हमारे ऊपर। फिज़िकल क्लासेस को एकदम से इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते। आपकी बिल्कुल बात सही है, सेक्शन को स्प्लिट करने के बाद अगर फिज़िकल कर लेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो कोशिश मेरी मैं आपसे ज़्यादा जो है वो ये क्या कहते हैं इस हक़ में हूँ कि जी फिज़िकल ही हो, लेकिन मुझे कोई 1-2 वीक्स सिर्फ आप जो है ना वो दें ताकि ज़रा थोड़ी सी सेटलमेंट हो जाए अभी रजिस्ट्रेशंस की तमाम की। तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मेरा क्या कहते हैं 80-85% मेरा क्या कहते हैं वो यही है कि मैंने ये फिज़िकली लेके आना। हाँ जी हसनात, उसकी आप फ़िक्र ना कीजिए, इंशाल्लाह ताला आप क्या कहते हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं उनसे देख लीजिएगा, उनसे पूछ भी लीजिएगा। जो नुमारिक है वो आपको अगर ऑनलाइन भी मैं करवाऊँगा तो होपफुली इंशाल्लाह ताला वो आपको समझ आएगी, ऐसी नहीं है। और वैसे भी मैं किसी की जान नहीं छोड़ता जब तक उसको समझ ना आ जाए। ठीक है, अच्छा जी। तो इस तरह के जी बिल्कुल जी युसरा, मैं इंशाल्लाह ताला मैंने पहले कहा है कि हम इनके ऊपर पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो इसी तरह से ही कर लेंगे क्योंकि अभी भी मैं समझ लो खाली क्लास में बैठा हूँ। तो अगर हमारे पास ये टाइम अवेलेबल है तो हम इसको वैसे ही करेंगे। तो अभी लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी 1 या 2 वीक्स मुझे जो है ना वो आप ज़रा मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं इसको उसमें ले आऊँगा। जी बेटा, अब इन बातों को भी छोड़ देते हैं, अभी हम अपने काम की तरफ आते हैं। हम ये जो जितने भी सारे आपके क्लैशेज़ हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, ये सारा हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए जी आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा हम मैं अब इसको चीज़ों को ज़रा रिवाइज़ करने लगा हूँ। कुछ लोगों ने मेरे से ही पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंस के कोर्सेज पढ़े हुए हैं, एंड आई बिलीव उन लोगों को भी इन चीज़ों का पता होगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम मेरे पास आ रहे हैं लोग, मैं चाहता हूँ कि ज़रा सब लोग एट पार आ जाएं एक तरह से, ताकि उनके पास बेसिक जो नॉलेज है या इनिशियल नॉलेज फाइनेंस की वो उनके पास जो है वो तकरीबन इस तरह से हो जाए। जी तहरीम कर देंगे इनको इंशाल्लाह ताला। अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए इस बात को और अपने सब्जेक्ट पे आइए। ये भी गुजरने दें, अगले वीक में होपफुली आप लोगों के फेवर में ही काम होगा, फिक्र मत करें सब लोग। अच्छा जी, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा अगर शेयर करूं तो मुझे कंफर्म करना है आप लोगों ने कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। सिर्फ 1 मिनट वेट कीजिएगा जी। अच्छा जी, काइंडली आप कंफर्म कीजिएगा जी, सिर्फ प्लीज़। ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही है जी, नज़र आ रहा है आपको? अच्छा जी, चलिए जी। ओके, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पे मैंने कुछ थोड़े से ज़रा अपनी आसानी के लिए कुछ एरोज़ पहले ही लगा के रखे हुए हैं। तो सबसे पहली हमारी बात जो हमें समझना पड़ेगा वो क्या है कि जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। सो हम जल्दी जल्दी से इसको मैंने लिख लिया
कि जी फाइनेंस, ठीक है, और दूसरा मैंने लिख लिया क्या कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो क्या है। सो यहाँ पे मैंने इनको डिफरेंट कलर कर दिया। सो याद रखिए, हमारे जो बिजनेस को चलाने के लिए, हमारे बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए जो फंड्स आते हैं, ठीक है, उस फंड्स के सोर्स को हम क्या कहते हैं, फाइनेंस। सही है। हमारे जो फंड्स हैं वो हम क्या करते हैं जी, यहाँ से उठाते हैं और यहाँ से हम अपने फंड्स को क्या करते हैं, अपने बिजनेस में क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। फंड्स कौन कौन से होते हैं, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ जी। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फाइनेंस क्या है, दे आर कॉल्ड फंड्स। और फंड्स हम क्या कर देते हैं, अपने बिजनेस में क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट की सूरत में, वो आपने पढ़ा हुआ है कि सूरत में, एसेट्स की सूरत में। सही है। तो दूसरी तरफ अगर आ जाए तो फंड्स हमें कौन देते हैं, दो लोग, याद रखिएगा। एक जिसको हमने क्या नाम देते हैं, ओनर, ठीक है, और दूसरे कौन से लोग, जिनको हम क्या नाम देते हैं, पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने, क्रेडिटर्स। सो हमारे पास दो लोग जो हैं वो मेन होते हैं, याद रखिए कौन कौन सा। एक हमें सबसे पहले कौन देता है जी, ओनर। ठीक है। आई होप आपको एरोज जो हैं वो क्लैरिफाई करते जाएंगे साथ साथ। और दूसरा हमें मेन सोर्स कौन होता है, प्रोवाइडर, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं, जो हमें फंड्स प्रोवाइड करते हैं, जो हमें फंड्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ओके। सो अब ओनर को हमने एक और वर्ड से रिप्लेस कर दिया, पढ़ा हुआ ना सब लोगों ने, क्या कहते हैं इसको, शेयर होल्डर। क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। ओके। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की लंबी लिस्ट हम बना लेते हैं, कौन कौन होते हैं ये, सप्लायर सबसे पहले, फिर कौन है, बैंक, किस वजह से, हमें ये क्या देता है, लोन देता है। फिर मैं कह सकता हूँ कि जी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें फाइनेंसिंग में मदद करते हैं। फाइनेंसिंग का क्या मतलब है कि मेरे पास गाड़ी के लिए पैसे नहीं हैं, तो ये मुझे क्या कहते हैं कि जी आप हमसे ये चीज़ क्या करवा लें, लीज करवा लें। आप हमसे ये चीज़ क्या करवा लें, हायर परचेज करवा लें। ठीक है। या आप हमसे ये किस चीज़ के ऊपर ले लें, इंस्टॉलमेंट पे ले लें। तो ये तमाम चीज़ें, ये जो तमाम क्या कहते हैं हमारे पास होते हैं ना डिफरेंट तरह की ऑप्शंस, ये बेसिकली हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, ये दोनों मिलके हमारी किस चीज़ को जनरेट कर रहे होते हैं, फाइनेंस को। और ये फाइनेंस अब हम फर्ज करो किसी चीज़ में भी नहीं लेते, हम बैंक के पास गए या शेयर होल्डर्स के पास गए तो उन्होंने हमें क्या दे दिया, कैश। और वो हम कैश कहाँ पे ला कर रख लेते हैं, अपने एसेट्स में। अब इसी कैश को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन परचेज बिल्डिंग, वी कैन परचेज कार। ठीक है। हम इससे लैंड खरीद सकते हैं, हम इससे क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। ठीक है। तो ये तमाम की तमाम ये जो कैश है, इस कैश के आने का सोर्स क्या बना, इस कैश के आने का बेसिकली सोर्स क्या बना हमारे पास। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे जी काइंडली उसके लिए मैं पूरा टाइम दूंगा। ठीक है। फिलहाल जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा, अपने जो भी क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए। ठीक। आफ्टर 15 या 20 मिनट्स के बाद मैं ब्रेक देके पूछूंगा कि जी आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं उसको आंसर करता जाता हूँ। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये कैश कहाँ से आ रहा है, इस फाइनेंस से। ठीक है। ये एरो मैंने थोड़ा सा इसलिए लगाया ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये कैश आया कहाँ से, फाइनेंस से। ठीक है। इनफैक्ट ये जो चीज़ है इसको मैंने अब
अगर मैं ऐसे करूं तो ये फाइनेंस, ये देखिए हमारा किस तरह से क्या जनरेट क्या कर रहा है, ये कैश जनरेट कर रहा है। ठीक है, क्या चीज़ जनरेट कर रहा है, हमारा कैश जनरेट कर रहा है। सो बेसिकली फाइनेंस ने हमें क्या किया, हमारे बिजनेस को रन करने में क्या किया, असिस्ट किया। ठीक है, रन करने में इसने हमें क्या किया, असिस्ट कर रहा है कि हम अपने बिजनेस को किस तरह से लेके चलेंगे। ओके, जब यहाँ तक बात आ गई तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि जी हमारे दो तरह के ये टाइम ट्रैक्स बनते हैं। टाइम ट्रैक्स का क्या मतलब है जी, टाइम ट्रैक्स मैंने कहा कि जी एक कौन से, लॉन्ग टर्म, और दूसरा ऑब्वियसली क्या होगा, इसका ऑपोजिट, विच इज़ कॉल्ड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म आम तौर पर इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में तो खैर बहुत ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन फाइनेंस में हम मोर देन 1 ईयर, और तकरीबन आप समझ लीजिए कि विच इज़ मोर देन 1। ठीक है, फिर आगे इसको लेके चले जाएं तो ये 10 साल भी हो सकते हैं, 15 साल भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम जो फाइनेंसिंग करते हैं वो मोर और लेस तकरीबन किसके लिए होती है, 5 साल के लिए होती है। ठीक है, हाँ अगर हम लैंड की करें, लैंड की फाइनेंसिंग करें तो तकरीबन कहाँ तक चली जाती है, 20 साल तक, कहाँ तक जा सकती है, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक। सही है, लेकिन इसका भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो शॉर्ट टर्म क्या है, ऑब्वियसली लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। फॉर इंस्टेंस क्या, रॉ मटेरियल खरीदने जाऊं तो कभी भी नहीं ऐसा होगा कि वो मुझे रॉ मटेरियल 2 साल के परचेज के लिए या 2 साल का क्रेडिट दे देगा। वो मुझे कितना देगा, 60 डेज, 90 डेज, या मैक्सिमम वो कोई भी बड़ा क्या कहते हैं रहम दिल होगा तो मुझे 120 डेज तक दे देगा रॉ मटेरियल। या मैंने क्या खरीदा, स्टॉक, या मैंने क्या किया, बैंक के पास गया, उसको कहा कि यार मेरे पास सैलरीज नहीं है तो मैंने पे करना, तो उसने कहा जी कोई बात नहीं, चले आप हमसे शॉर्ट टर्म लोन ले लें। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि मेरी जो नीड है वो क्या है। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, बड़े कामों के लिए मैं कहाँ पर जाऊँगा, लॉन्ग टर्म की तरफ। और जो छोटे काम होंगे जो मेरे ऑपरेशनल लेवल के हैं, ठीक है, अगर मेरे काम क्या होंगे ऑपरेशनल लेवल के, और याद रखिए ऑपरेशनल लेवल के काम वो होते हैं जो बार बार होते हैं, लेकिन अगर मेरे काम क्या होंगे स्ट्रेटेजिक लेवल के। सही है, स्ट्रेटेजिक लेवल यहाँ पे हाई लेवल नहीं है। स्ट्रेटेजिक लेवल का मतलब है कि बेसिकली हमने बिजनेस को डेवलप करना है, बिल्डिंग बनानी है, रोज रोज नहीं बनेगी, बिल्डिंग की एक्सटेंशन करनी है, रोज रोज नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन सैलरीज मैंने हर महीने पे करनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैंने हर महीने पे करना है। तो जिस महीनों में मेरे पास क्रंच होगा, क्रंच का मतलब है कि मेरे पास कैश पे करने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो मैं वापस जाऊंगा और देखूंगा कि यार मैं किस तरह से अपना फाइनेंस जो है वो अरेंज कर सकता हूँ। सो अब यहाँ पे इसका मतलब है फाइनेंस को देखने के लिए मुझे दोबारा दो हिस्सों में जाना पड़ेगा। क्या, एक कि ये किस में जा रहा है, लॉन्ग टर्म में, और दूसरा कौन सा है कि जी ये किस तरह से मुझे कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मुझे फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके लिए हमने क्या कह दिया कि ये क्या है, मेरा शॉर्ट टर्म है। एक हो गया लॉन्ग टर्म और दूसरा क्या है हमारा शॉर्ट टर्म। सही हो गया। सो फर्स्ट, सबसे पहला फाइनेंस क्या है, जो हमारे लिए फंड्स लाने का क्या होता है, सोर्स होता है। फाइनेंस इज अ सोर्स। अब अगर हमें कोई पूछे कि जी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन याद करने की बजाय, डेफिनेशन को रट्टा मारने की बजाय, बेसिकली मैं कोर्स आउटलाइन की तरफ थोड़ी सी देर में आऊँगा ताकि मुझे कुछ थोड़ी बातें जो है वो पहले क्लियर हो जाएं। बीइंग क्या कहते हैं न्यू पार्टिसिपेंट, मुझे हो सकता है फाइनेंस की कुछ चीज़ें क्लैरिफाई ना हो। तो फाइनेंस क्या है, इट्स अ सोर्स टू जनरेट फंड्स
और ये फंड्स मैं कहाँ पर ले आता हूँ, बिजनेस की दूसरी साइड पे, विच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली ये जो ना, ये वही चीज़ है जो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो ना, क्या, बैलेंस शीट, ठीक है, या जिसको आजकल हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। ये वही चीज़ थी, और ये वही जो है जिसको हम कहते हैं कि जी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो ये देखो, जो ओनर लेके आता है, जो ओनर या शेयर होल्डर लेके आता है, क्या मैं इसको कैपिटल कह सकता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कैपिटल है। और जो दूसरी तरफ है, क्रेडिटर सारे जो लेके आ रहे हैं, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरे पास क्या है, लाइबिलिटीज़ हैं। तो अगर मैं इनको एक जैसा कलर कर दूँ, वन क्या है, ये है जी मेरी लाइबिलिटीज़, और ये मेरा क्या है, कैपिटल, और दूसरी तरफ क्या है मेरा, एसेट्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको इसी क्या कहते हैं, सॉरी, इसको मैं यहाँ पे कर लूँ, तो मेरे पास ये वही चीज़ बन गई कि कैपिटल और प्लस क्या, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू किसके, एसेट्स के। तो ये वही शुरू से, जब बचपन से बीकॉम से या हम पुराने ज़मानों से चलते आ रहे हैं, तो ये सारा वही चक्कर है फाइनेंस का, कि ये हमारी फाइनेंसिंग साइड है, और ये हमारी कौन सी साइड है, इन्वेस्टमेंट की साइड है। ओके जी, शेयरिंग को मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मैं बताने लगा हूँ जी, हायर परचेज को मैंने ये रिपीट नहीं किया जी, अभी अली मैंने बताया नहीं हायर परचेज क्या होता है, मैं भी बता देता हूँ। यहाँ पे रुक के किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो जस्ट मुझसे पूछ लीजिए जी, मैं उसको अनम्यूट कर देता हूँ जी। यहाँ तक इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, और अगर ये क्लियर हो गया तो मुझे काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी। शाबाश जी, थैंक यू वेरी मच फातिमा सलीम। अच्छा जी, अली रज़ा काज़मी, आप कह रहे थे ना हायर परचेज, हायर परचेज बेसिकली ये जो टर्म है पाकिस्तान या इस तरह की कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हो सकी। हायर परचेज क्या होता है कि आप कोई एसेट खरीदते हैं, ठीक है, यूजुअली आमतौर पर यूएस में घर खरीदे जाते हैं इस तरह से। तो आप उसकी पहली इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तीसरी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। तो जैसे ही आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, जैसे ही आप क्या करते हैं, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो एसेट आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल, ठीक है। तो ये टाइटल ऑफ ओनरशिप है। इंस्टॉलमेंट सेल्स में आपके टाइटल जो होता है वो उसी वक्त आपके नाम पे आ जाता है, और आप बाद में किस्तें देते रहते हो, ठीक है। लेकिन हायर परचेज में आप मालिक किस वक्त बनोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो यूजुअली आम तौर पर जो एसेट्स होते हैं बड़े बड़े, वो बाहर कंपनीज जो है वो इस तरह से खरीदते हैं। एम ए क्लियर जी, अली रज़ा काज़मी या हसनात, ये क्लियर हो गया अब आपको? ओके जी, थैंक यू वेरी मच। सो अगर हमारा कोई और क्वेश्चन ना हो तो हम आगे चल सकते हैं जी। ओके जी, सो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करके आने लगा हूँ वापस यहाँ पे। सो पहला हमारा जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट का या जो मसला था वो क्या था कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म फाइनेंस। तो जो हमारा जो नेक्स्ट है, दिस इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब फाइनेंस के कौन कौन से सोर्स हैं? फाइनेंस तो फंड्स लाने का सोर्स है, लेकिन
हम फाइनेंस को किन किन तरीकों से जनरेट कर सकते हैं। सो याद रखिए जी, ये सब लोगों ने, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन काइंडली दोबारा फिर से देख लीजिए। फाइनेंस लाने का सबसे पहला सोर्स, वन, सबसे पहला सोर्स क्या है जी? सबसे पहला सोर्स है जी शेयर कैपिटल। क्या है जी? इसको क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल, या आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा ऑलरेडी, किस नाम से? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ठीक है, एक ही बात है, और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, या इसको सिंपल हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। ठीक है, या सिंपल हम इसको शेयर्स भी कहते हैं। सो याद रखिए, जो कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे ओनर होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर, इनको जब हम अपना सर्टिफिकेट देते हैं तो हमें इसके बदले में पैसे देते हैं, तो ये हमारी कंपनी के क्या बन जाते हैं? शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो फाइनेंस आने का सबसे पहला सोर्स, फाइनेंस का सबसे पहला सोर्स हमने डिसाइड कर लिया, वो क्या है जी? वो है हमारे पास शेयर कैपिटल। ओके, सेकंड वन, जी बेटा मैं आ रहा हूँ इसकी तरफ ही, एक एक करके अलीदा साहब। सेकंड वन है जी, सेकंड वन आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना होगा, इसको हम क्या कहते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, याद रखिए, सेकंड सोर्स हमारे पास क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स का। प्रेफरेंस शेयर्स और शेयर होल्डर्स में क्या डिफरेंस है? याद रखिए, इन एनी केस ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, कंपनी के जो ट्रू ओनर हैं, कंपनी के जो ट्रू ओनर हैं या ओनर हैं सिर्फ, सिंपल इज दैट, वो कौन लोग हैं? ये शेयर होल्डर्स, और कोई नहीं। ठीक है, पक्की बात है, सिर्फ और सिर्फ कौन है? यही इसके ओनर हैं। हाँ, हमें पैसों की ज़रूरत पड़ी, दोबारा हमने फाइनेंस जनरेट करना है, तो बड़ा आसान है कि जी बार बार शेयर कैपिटल बेचते जाएं। ठीक है, और इन लोगों को देते जाएं, शेयर बेचें, पैसे आ जाएंगे, दोबारा पैसों की जरूरत पड़े दोबारा शेयर बेच दें। सब लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, तो हमें पता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक चीज़ को बेचना शुरू कर दें, या एक चीज़ की सप्लाई मार्केट में बेतहाशा आ जाए, तो पर्टिकुलरली उस चीज़ की जो वैल्यू होती है, उस चीज़ की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है? वो लो हो जाती है। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? लो हो जाती है। किस तरह से? अगर हम एक्सेसिव शेयर्स बेचेंगे तो याद रखिए हमारे शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? नीचे चली जाएगी, लो हो जाएगी। तो उसको सेव करने के लिए हम एक और टूल जनरेट किया, एक और सिक्योरिटी, बेसिकली इनको सिक्योरिटीज कहते हैं, सिक्योरिटी जनरेट की, जिसका नाम हमने क्या रखा? प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं कि एक तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं। क्या होते हैं? सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है, जिसको हम सेल करते हैं और लोग इसके बदले में हमें पैसे कैश या डॉलर पे करते हैं, हमारे पास कैश आ जाता है। मैंने पहले कहा कि फाइनेंस का और कोई मकसद नहीं है, या कैश जनरेट करना या अपनी ज़रूरत पूरा करवाना किसी तरह से कि मेरे पास कैश नहीं है। या तो मुझे कैश चाहिए या मुझे चीज़ चाहिए और थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता पे कर दूँ। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम फाइनेंस कहते हैं। सो सेकंड सोर्स मेरा क्या आ गया? वो क्या है जी? प्रेफरेंस शेयर्स। वर्ड प्रेफरेंस क्यों कहते हैं इसको? आप लोगों ने मेरे से वैसे ज़्यादा अच्छा पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? प्रेफर करना, एक से दूसरे को क्या करना? ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। तो ये कभी भी हम इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, इनके नाम के साथ प्रेफरेंस इसलिए कहते हैं कि जब हम साल के एंड पे, काइंडली सब लोग, वैसे तो ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है,
लेकिन अगर आप अपने नोट्स बना लें तो और ज़्यादा अच्छा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो प्रॉफिट में से डिविडेंड्स जो हैं वो हम सबसे पहले किनको देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ पर मैंने लिख दिया फर्स्ट और एस टी, ठीक है। सर्टिफिकेट वाला पॉइंट दोबारा बता दूं, सर्टिफिकेट का मतलब कुछ नहीं है जी, सिर्फ शेयर को सर्टिफिकेट ही कहते हैं। जो शेयर है ये भी सर्टिफिकेट होता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी सर्टिफिकेट ही होता है, ठीक है। ओके, हम अपने प्रॉफिट्स में से डिविडेंड जो है सबसे पहले किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को। हाँ जी, हाँ जी। आमतौर पर अवैस ये जो इसकी परसेंटेज होती है ये फिक्स ही होती है, ठीक है। सो यहाँ पे हम, हमारे पास एक और सोर्स क्या निकल आया, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। सो याद रखिए इनकी लिमिटेशंस होती हैं। शेयर कैपिटल की भी एक लिमिट होती है, जब हम कंपनी अप्रूव करवाते हैं तो इसकी एक लिमिट सेट की जाती है, और इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स की भी एक लिमिट होती है, इससे ज़्यादा हम प्रेफरेंस शेयर्स नहीं कर सकते, या इसमें भी वही प्रॉब्लम समहाउ आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशन के इश्यूज जो हैं वो आ जाते हैं। तो थर्ड सोर्स जो कि अली रज़ा ने हमें पहले बताया भी है, हम उसको देख लेते हैं। थर्ड सोर्स वो क्या है जी, अगेन विच इज़ कॉल्ड डिबेंचर। क्या, डिबेंचर वर्ड सुना हुआ ना सब लोगों ने? मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट से मुराद क्या है, ताकि आप लोग दोबारा से ये पता चल जाए हमें, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को डेवलप करना है, वो मैं इसी से कर दूंगा, लेकिन हमें यही समझ आ जाए कि जी व्हाट इज़ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस में सबसे पहला सोर्स क्या है मेरा, शेयर कैपिटल। दूसरा सोर्स मेरा क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स। तीसरा सोर्स मेरा क्या है, डिबेंचर्स अगेन। तीसरा सोर्स मेरा क्या है, हाँ जी पाकीज़ा बेटा, इक्विटी ही इसी को कहते हैं, शेयर कैपिटल को, ठीक है। डिबेंचर अगेन मेरा क्या है जी, सर्टिफिकेट ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। इनको हम क्या पे करते हैं, डिविडेंड। इनको हम क्या पे करते हैं, डिविडेंड्स। लेकिन डिबेंचर्स को हम, याद रखिए, डिविडेंड पे नहीं करते, इनको हम क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट। इनको हम क्या पे करेंगे, जी बिल्कुल ठीक है जी मुआज, थैंक यू वेरी मच। आमना मुर्तज़ा, शाबाश, ठीक है। इनको हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट वैसे भी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, मैंने इसको रेड कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें मैं इसको और ज़्यादा करता हूँ। पहले हम, हमारा जो पहला क्या कहते हैं स्टांस है वो ये क्लियर हो जाए कि इसको हम क्या कहते हैं जी। सबसे पहला शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स, तीसरा डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को यूएस में या इस तरह की कंट्रीज़ में जो लैटिन अमेरिका है या इस तरह की जो दूसरी रिलेटेड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे इनको बॉन्ड्स कहा जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अभी हम उस टेक्निकल डिफरेंस की तरफ नहीं जा रहे। तो एक ही चीज़ है, डिबेंचर या इसको क्या कहते हैं जी, बॉन्ड्स, ठीक है। पहला सोर्स शेयर कैपिटल, दूसरा सोर्स प्रेफरेंस शेयर्स। अभी मैं टाइप्स की तरफ नहीं आ रहा, अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा जो मेन क्या है कि जी मैंने क्या क्लियर करना है कि जी व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ फाइनेंस। ओके, तो पहला शेयर आ गया शेयर कैपिटल, दूसरा आ गया जी प्रेफरेंस शेयर, तीसरा आ गया डिबेंचर बॉन्ड। चौथा सोर्स, फोर्थ वन, मैंने लिखा भी था पहले, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, लीज, हायर परचेज जो मैंने भी एक्सप्लेन किया, या क्या, इंस्टॉलमेंट सेल्स, ठीक है। कई सोर्स हैं, लेकिन हम जो मोस्ट इफेक्टिव या जो मोस्ट समझ लीजिए जो यूज होते हैं सबसे ज्यादा, हम सिर्फ और सिर्फ उन सोर्सेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड वन ये आ गया जी, और फोर्थ वन मेरे पास क्या आ गया,
लीज, हायर परचेज। सर थर्ड सोर्स क्या है जी? डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का क्या मतलब है? डिबेंचर्स का क्या मतलब होता है कि आपने एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया, सपोज फॉर एग्जांपल $1000 का, या बॉन्ड्स इशू कर दिए, आपने वो परचेज कर दिया, आपको हर साल एक फिक्स परसेंटेज का के ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, मसलन आप कहते हैं कि जी मैं डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर रहा हूँ, कितने साल का? 5 ईयर्स का, और उसके पैसे कितने हैं? उसके पैसे हैं जी $1000 का सर्टिफिकेट है, और इसके ऊपर मैं आपको हर साल कितने पैसे दिया करूँगा? 10%। ठीक है जी। सो हर साल मैंने इसके ऊपर क्या पे किया? 10%, और 1000 के ऊपर 10% के हिसाब से मैं हर साल क्या पे किया करूँगा? इंटरेस्ट पे किया करूँगा। दिस इज कॉल्ड बेसिकली डिबेंचर और बॉन्ड्स। चौथी चीज़, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे लैंड चाहिए, मुझे मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल जी, प्रेफर्ड स्टॉक भी फाइनेंस में आता है पाकीज़ा। थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा बेटा मैं जब थोड़ा सा रुका करूँ ना, तो उस वक्त फिर आप ज़रा क्वेश्चन करते जाओ, ताकि मैं फिर आपके आंसर जो है वो ज़्यादा इजीली मैं फिर पकड़ लूँगा। ओके, तारिक अजीज़, अब क्लियर हो गया आपको डिबेंचर्स? ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, लीज हो गया, हायर परचेज में बता चुका हूँ, इंस्टॉलमेंट सेल, इस तरह से करके हम अपनी क्या करते हैं, चीज़ों को फाइनेंस करवा लेते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी नीचे इसके, फिफ्थ, क्या सब लोगों ने सुना हुआ है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट, या इसको मैं क्या लिख देता हूँ, शॉर्ट टर्म लोन। क्या लिख दिया मैंने? शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, 3 महीने के लिए पैसे चाहिए, मेरे पास नहीं है, तो मैंने क्या किया, बैंक के पास गया और बैंक से कहा कि यार मुझे कुछ जो है ना वो दे दो, पैसे अभी मेरे पास नहीं है, मैंने एक पेमेंट करनी है। तो बैंक हमें रिलेशनशिप की वजह से पैसे ज़रूर देता है, लेकिन याद रखिए इंटरेस्ट कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मैं इनको सबको ब्लू करता जा रहा हूँ। थर्ड वन, जो सारे आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं जी, ये सारे के सब क्या हैं जी, हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं। ठीक है जी, और यहीं पे मैंने लिख दिया 6, क्योंकि स्क्रीन पे हमें नज़र आता रहे, या उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का क्या मतलब है कि जो हमने पढ़ा हुआ क्या, लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ कौन सी? स्टॉक खरीद लिया, रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, ठीक है, इन लोगों से, तो ये भी हमारे पास किस में आ जाएगा, हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में। सो यहाँ पे मैं फाइनेंस को एक दफ़ा ज़रा, क्योंकि सारे वो तीरों में छुप गया फाइनेंस, और ज़्यादा मैंने क्लियर कर दिया, तो यहाँ पे जी मैंने इसको थोड़ा सा, मैं इसको और ज़्यादा कर देता हूँ, 6। तो फाइनेंस में हमारे पास सबसे पहले कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लीज। ठीक है, फिर क्या है जी, बैंक ओवरड्राफ्ट, और हमारे पास और क्या आ रहा है जी, क्रेडिटर्स, जो कि हमारे पास हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे वो, ये जी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ जी, शेयरिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। किसी का क्वेश्चन है तो मुझे सबसे पहले वो पूछ लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही है जी, मोहम्मद असद शाहिद, शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस इसी को कहते हैं जी। मज़र बिल्कुल, प्रेफरेंस शेयर्स की जो ज़्यादातर दुनिया में जो टाइप्स होती हैं, इसके ऊपर परसेंटेज फिक्स होती है। बिल्कुल सही है। नहीं, प्राइस बॉन्ड डिफरेंट होता है जी, प्राइस बॉन्ड ये नहीं होता। प्राइस बॉन्ड जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों का फतूर है। ठीक है, वो और चीज़ होती है।
हायर परचेज और मॉर्टगेज सेम है। हायर परचेज में बेटा मैंने बताया कि आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं लेकिन आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उसके ओनर बनते हैं। लेकिन मॉर्टगेज का मतलब है कि आपको पैसों की ज़रूरत है तो आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी के पास रखवा दी, उसके बदले में आपको कैश मिल गया। डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स मैंने शायद बताया भी है। प्रेफरेंस शेयर्स को हम डिविडेंड देते हैं, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर्स सॉरी जो डिबेंचर्स होता है उसको हम इंटरेस्ट देते हैं। बेटा ये एडवेंचर नहीं होता, डिबेंचर होता है आमना। हाँ जी, इसके ऊपर इंटरेस्ट फिक्स होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है जी? सपोज फॉर एग्जांपल हमारा एक चेक आया, हमारे पास था जी 50,000 का चेक पे करना था। सुन लीजिए जी बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। और हमने बैंक अकाउंट में चेक किया तो हमारे बैंक अकाउंट में पड़े हुए थे 40,000। तो हमने बैंक से कहा कि यार मेरी ये पेमेंट आ रही है, काइंडली इसको आप ऑनर कर दें। तो 40,000 हमारे यूज़ हो गए, तो बैंक ने अपने पास से 10,000 डाल दिए, ठीक है, और हमारे पैसे दे दिए। तो उस 10,000 के ऊपर वो फिर हमसे एक क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम थी, जो हमारी मुसीबत थी, वो उसने फ़िलहाल उसमें हमें क्या कर दिया, असिस्ट किया, उसने हमें हल कर दिया। तो यहाँ से फिर हमारे वो निकल गया। दिस इज़ कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। बड़ी कॉमन है वैसे अकाउंटिंग में, ये बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है। ओके जी, हमारा जो इस वक्त का ऑब्जेक्टिव था, मॉर्टगेज बिल्कुल आएगा जी, थैंक यू वेरी मच। मॉर्टगेज भी इसी में आता है, ग्रांट इसमें नहीं आता फिलहाल। पाकिज़ा उसको रहने दीजिए, वो आगे जाके मैं बताऊंगा कि इसका टॉपिक आगे बनता है कि ग्रांट और एड में क्या होता है, वो हम किस तरह से लेके चलते हैं। हायर परचेज लीजिंग के साथ मॉर्टगेज भी लिख लीजिए जी, थैंक यू वेरी मच, मैं भूल गया था इसको, ठीक है। सो फर्स्ट लेक्चर में हमारा जो अभी है क्या कहते हैं अपना, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव था कि जी हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जी व्हाट इज़ फाइनेंस, ठीक है, फंड्स सोर्स करने का। मैं ब्रेक के बाद आके बताता हूँ जी वसीम शरफ, अभी मैं ब्रेक के बाद आके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जी लीज क्या होती है। वैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ, इसका पूरा स्टैंडर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ओके, तो दूसरा क्या है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमने इसकी डिफरेंट कैटेगरीज देखी। नेक्स्ट क्लास के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है कि जी कैपिटल स्ट्रक्चर। हम अगर हमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस समझ आ गया तो फिर हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को डेवलप करने में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। तो जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर एक दफ़ा डेवलप कर लेंगे तो फिर हमें अपने सब्जेक्ट को आगे लेके चलने में जो है वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया जी। सो अब हमारे पास अब ब्रेक कर लेते हैं, तो चाहे लीव मत कीजिएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे पॉज कर देता हूँ थोड़ा सा, कितनी देर का, नहीं नहीं लिंक यही रहेगा, मैं इसको बंद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग को पॉज कर दूँगा, ठीक है। लिंक यही रहता है। तो तकरीबन आप कोई 15-20 मिनट्स के बाद, ठीक है, 15 मिनट्स में कह रहा हूँ, लेकिन हम लोग कभी भी ईमानदारी से 15 मिनट्स में नहीं आएंगे। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जी, बिल्कुल कर देता हूँ। तो इसके बाद मैं फ़िलहाल को रिकॉर्डिंग को पॉज करने लगा हूँ। 1 मिनट जी बस दीजिएगा मुझे। चलिए जी, वापस आते हैं अपने, हम जो डिफरेंट पढ़ रहे थे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की तरफ। तो पूछ रहे थे दानियाल कि जी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में जो 6 है, 6 सबसे कॉमन है जी हमारे पास। जो बिजनेस में हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स का क्या मतलब है कि जिनसे हम उधार पे सामान खरीदते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था, फाइनेंस का मतलब क्या है? फाइनेंस का मतलब ही सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने या तो कैश अरेंज करना है या, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो हम अगर किसी से स्टॉक खरीद लिया, हमने कोई काम करवा लिया, लेकिन उसको पैसे जो है वो 30-40 डेज के बाद पे कर दिए, तो इस तरह के सोर्स को जो बिल्कुल हमारे पास वेरी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए भी हम जो चीज़ यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में ही आ जाते हैं। तो देर आर नंबर ऑफ अदर क्या कहते हैं ऑप्शंस जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन याद रखिए कि
ये जो है हमारा जो फाइनेंस की ऑप्शन है, इसमें मेन कैटेगरीज में ये हमारे पास जो हम इसको पढ़ेंगे या जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, लीज का जो आप पूछ रहे थे ना शरफ, तो लीज बेसिकली क्या होता है कि हम कोई चीज़ परचेज करना चाह रहे हैं तो हमें उसका राइट दे दिया जाता है, हमें उसको यूज़ करने का राइट दे दिया जाता है, और जब हम उसके आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होती है। आमतौर पर वो ऑप्शन ये होती है कि उस चीज़ को हम परचेज़ कर लें। हायर परचेज में ऑप्शन नहीं होती, वो चीज़ हमने परचेज़ कर ली, इंस्टॉलमेंट सेल में वो सेल्स हो गई, लेकिन लीज में ऑप्शन होती है कि एट द एंड आपका जो टाइटल ऑफ ओनरशिप है वो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। मॉर्टगेज, मॉर्टगेज का मतलब ये होता है कि जी आपके पास पैसे नहीं हैं लेकिन आपके पास एसेट है। मतलब बड़ी आसान सी कॉन्सेप्ट है कि अपना आपके पास गोल्ड है, आप गोल्ड लेके चले गए इसके पास, बैंक के पास, और बैंक से कहा कि जी ये गोल्ड रख के मुझे इसका कैश दे दें, तो ये मॉर्टगेज है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है शरफ, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। हसीब मुनव्वर, थैंक यू वेरी मच जी। यूएसए में सब लीज का बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है। वो और चीज़ होती है, वो लीज पर लेके आगे किसी और को दे देना। वजीहा परवेज़ बिल्कुल सही है जी, गिरवी ही इसकी मेन टर्म है जो कि मॉर्टगेज के लिए यूज़ होती है। आपने हमारी जो है वो प्रॉब्लम हल कर दी। हाँ जी बिल्कुल सही है, ये भी होगा। मैं बता रहा हूँ ना कि हमें इसमें बेतहाशा हैं जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, ये करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने जो मेन अपनी जो होता है ना, वो हमने इसकी तरफ जाना होता है कि जो हमारे आगे कैपिटल स्ट्रक्चर में चीज़ आएगी। सो अब हम आगे जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक या जो इसी के आगे बनता है वो क्या है कि एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ज़रा काइंडली अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा होल्ड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन कि हमने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को, ये क्या होता है, तो बता सकता है कैपिटल स्ट्रक्चर, लिख के बता देगा। चलिए हम टाइम थोड़ा सा वेस्ट करने की बजाय डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। वेयर टू गेट मनी, परसेंटेज ऑफ कैपिटल टू क्रेडिट और लोन, उसामा शहजाद ने बताया। चलिए जी, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, आम तौर पर किसी चीज़ की शेप को कहती है। ठीक हो गया, शेप। आम तौर पर जब हम किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो बिल्डिंग डायरेक्ट नहीं बनती, सबसे पहले उसका, उर्दू में आपने वर्ड सुना होगा इसको कहते हैं ना ढांचा या स्केलेटन, वैसे तो ह्यूमन को कहा जाता है, लेकिन इसके लिए वर्ड यूज होता है सुपर स्ट्रक्चर। तो अब याद रखिए, कंपनी जब बनाते हैं या कंपनी को लेके चलते हैं तो कंपनी में आप जो मर्जी ले आएँ। हाँ जी शाबाश, थैंक यू वेरी मच मज़हर नवाज। कैपिटल स्ट्रक्चर में जो चीज़ें मेन होती हैं वो, उसमें सबसे पहले क्या होता है जी, शेयर कैपिटल। क्या होता है, शेयर कैपिटल। दूसरी चीज़ क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ये जो दोनों सोर्स हैं, इन दोनों सोर्स को हम क्या कहते हैं, इक्विटी। इन दोनों सोर्स को हम क्या कहते हैं, इक्विटी। ठीक है, यहाँ मैंने इसको लिख लिया। और जो दूसरा सोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेट। बिल्कुल सही मज़र आपने बताया, थैंक यू वेरी मच मुआज, शाबाश जी। शरफ वसीम, बहुत अच्छे माशाल्लाह। तो इक्विटी और डेट,
के कॉम्बिनेशन को, अब इस डेट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या, डिबेंचर्स, ठीक है, और क्या है आमतौर पर इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड्स, या हम बैंक के पास अगर जाएंगे तो तीसरी चीज़ हम क्या लेते हैं, लोन। वो जो बाकी की चीज़ें हैं जो दूसरी हैं वो हमारी ऑपरेशंस को कंट्रोल करती हैं, लेकिन ये वो चीज़ होती है जिस तरह से मैं अगर कहूँ कि हमारे कमरों में कबर्ड लगी होती हैं तो वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन उन्होंने हमारी बिल्डिंग को नहीं पकड़ा होता। हमारी बिल्डिंग को किसने पकड़ा हुआ, पिलर्स ने, दीवारों ने, उसकी बेस ने। तो बेसिकली जो कंपनी की बेस है, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ सेंटर में और इस सब को उठा के नीचे ले आऊँ, तो अब मैं इसको डेवलप करने लगता हूँ, तो मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि मेरे पास इक्विटी कितनी है और मेरे पास डेट कितना है। इसके कॉम्बिनेशन को, इस कॉम्बिनेशन को मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, प्लस, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं जी, देखिए हमारा क्या बनता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। मसलन मैं कहता हूँ कि जी इक्विटी होगी 70%, तो ऑटोमेटिकली डेट कितना रह जाएगा, 30%, ठीक है। वैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी मैं इसकी आगे आपको रीज़न बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी नहीं, क्या है 80% और डेट कितना है 20%, या मैं कह देता हूँ कि जी ये है 50%, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या आ जाएगा 50%। तो ये अब कंपनी के सोर्सेज के ऊपर, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उसकी सिचुएशन के ऊपर ये बात चलती है कि वो इक्विटी कितनी रखे और डेट कितना रखे, ठीक है। तो अभी हम इसको डिस्कशन के बाद इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि जी कैपिटल स्ट्रक्चर इन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, इक्विटी, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, डेट, यानी कि एक इक्विटी आ गया, दूसरा आ गया डेट आ गया। ओके, अब मेरा आगे आगे क्वेश्चन मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मैं सिंपल ये करूँगा कि सर अगर हम सारे का सारा पैसा इक्विटी से जनरेट कर सकते हैं, मेरा क्वेश्चन गौर से सुनिएगा, अगर हम सारे का सारा पैसा इक्विटी से जनरेट कर सकते हैं तो फिर हमें डिबेंचर की तरफ या बॉन्ड्स की तरफ जाने की ज़रूरत क्या है, ठीक है ना। अगर मैं सारे का सारा पैसा इक्विटी से जनरेट कर सकता हूं तो फिर मैं लोन की तरफ क्यों जाऊं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें एक चीज़ को समझना पड़ता है। चलो ठीक है, वो जैसे कनेक्ट करता है तो कोई मसला नहीं, उसको तो ज्वाइन कर ले हम। सब लोगों ने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी हुई है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेल, फिर क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल। ज़रा मेरे साथ रहिएगा, अब हम जो पुरानी चीज़ें पढ़ी हुई हैं उसकी एप्लीकेशन देखने लगे हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर क्या लिखते हैं जी हम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बेसिकली जो फाइनेंस हम पढ़ते हैं, हमें इस फाइनेंस के पढ़ने का ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा मैं समझाने लगा हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, इसके बाद मैंने क्या लिखा, इंटरेस्ट, ठीक है, और इंटरेस्ट के स्पेलिंग को अब काइंडली इग्नोर कर दिया करें। इंटरेस्ट के बाद मेरे पास एक टर्म आ गई, इसको हम क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और मैंने यहाँ से क्या काटा, यहाँ से मैंने क्या काटा, टैक्स, तो मेरे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अगर मैं सबसे पूछूं तो काइंडली मुझे सबसे पहले हाथ रेज करके बताइएगा, ये सबको पता है ना, ये जो मैंने सारा लिखा सामने, ये जो इनकम स्टेटमेंट का मैंने मॉडल लिखा है,
ठीक है, शाबाश, जल्दी से सब लोगों के हाथ रेज होने चाहिए मुझे, ये तो क्योंकि सब लोगों को पता है। ओके, शाबाश, सही है। मैं ऊपर से सारी बातें छोड़ता हुआ कहाँ पे आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फर्ज कीजिए यहाँ पे मेरे पास है 10,000, कितना है 10,000, और मेरा जो इंटरेस्ट है, स्क्रीन शो नहीं हो रही जी, बताइए जी, स्क्रीन शो हो रही है नहीं हो रही? मैं दोबारा से इसको स्टॉप करके जी दोबारा से करता हूँ ताकि सब लोग उसको देख लीजिए। अच्छा जी, अब देखिए हो रही है। ओके जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, मैंने यहाँ पे मैंने इंसर्ट करवाया। मेरा जो रैशनल है इसको काइंडली सब लोगों ने समझना है, बिकॉज अगर हमें ये नहीं समझ आएगा तो मैंने यहाँ पे लिखा सिनेरियो 1। सिनेरियो का मतलब सिचुएशन 1। हमारे पास सिनेरियो 1 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 10,000। इंटरेस्ट है मेरे पास 2,000। सपोज इंटरेस्ट मैं किसके ऊपर पे करता हूँ, या मैं पे करता हूँ लोन पे, या मैं पे करता हूँ किस पे, डिबेंचर पे, और अगर मेरे पास बॉन्ड्स हैं तो मैं बॉन्ड्स पे भी पे कर सकता हूँ। ठीक है, फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई एक थे, मैंने इसलिए मैं वैसे लिख दिया कि इंटरेस्ट है लोन पे, डिबेंचर्स पे या बॉन्ड्स पे कितना है 2,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरे पास कितना आ गया 8,000, माइनस कर दिया ना यहाँ से। टैक्स टैक्स है मेरे पास कितना, सपोज फॉर एग्जांपल कितने परसेंट, 40%। जल्दी से बताइए मुझे 8,000 का विदाउट कैलकुलेटर, 8,000 का विदाउट कैलकुलेटर मुझे बताइए 40% कितना निकलेगा। 1 मिनट लगना चाहिए, 1 मिनट। कैलकुलेटर से बगैर ही अगर हम निकालना चाहें तो इसको हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। 3,200 क्या आ गया 3,200, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे पास कितना बचेगा बाकी 4,800। ओके, तो मैंने यहाँ पे दो चीज़ों को, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच, मैंने यहाँ पे दो चीज़ों को कलर कर दिया। क्या, एक इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, और दूसरा कौन से वाला, जो टैक्स है कितना 3,200। अच्छा जी, यहाँ तक सारा क्लियर है। मैंने ये ऊपर वाली सारी चीज़ों को खाली छोड़ के सीधा सीधा मैं कहाँ पे आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मैंने कितना लेस किया 2,000। ये मैंने क्या करना है, इसको लेस कर दिया इंटरेस्ट, ठीक है, और इंटरेस्ट कितना 2,000 मैंने लेस किया, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स कितना बच गया 8,000। 8,000 का 40% कितना बनता है 3,200, और मेरे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया 4,800। अच्छा, सिनेरियो 2, सिनेरियो 2 में मेरे पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10,000 ही है, सेम कंपनी है, ठीक है, और अब मेरे पास इंटरेस्ट है जी 0। मेरी बात गौर से सुनिएगा काइंडली सब लोग, ठीक है, कि बार बार क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं, नेट का इशू आ रहा है। अच्छा जी, अब मेरे पास इंटरेस्ट कितना है 0, तो जाहिर बात है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आ जाएगा 10,000। सही है, टैक्स कितना है, टैक्स कितना है 40%। टैक्स कितना है 40%, तो 10,000 का 40% कितना बना, 10,000 का 40% कितना बना 4,000।
सही हो गया। और नीचे मेरे पास क्या प्रॉफिट नज़र आ रहा है, 6000। ओके, तो यहाँ पर ना एकदम से मुझे कुछ चीज़ नज़र आ रही है। पहले मेरा टैक्स कितना पड़ रहा था, पहले मेरा टैक्स कितना पड़ रहा था 3200। अब मेरे पास टैक्स कितना आ रहा है 4000। कितना टैक्स बढ़ गया, कितना टैक्स इंक्रीज कर रहा है मेरे पास, टैक्स इंक्रीज कर गया कितना 800। हालांकि पहले में मैं क्या पे कर रहा था, इंटरेस्ट पे कर रहा था, सही है। दूसरे में मैं इंटरेस्ट कोई नहीं पे कर रहा था, लेकिन ना पे करने की वजह से मेरा टैक्स जो है वो कितना इंक्रीज कर गया, 800 इंक्रीज कर गया। और याद रखिए टैक्स मैं हार्ड कैश में पे करता हूँ, तो मेरे कैश आउटफ्लो कितना हो जाएगा, 800 ज़्यादा हो गया। ये 800 इस तरह भी हो सकता है, 800,000 भी हो सकता है, और 800 मिलियन भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिए ये एक फाइनेंस में, हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश हसनात, नीचे प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। याद रखिएगा ये जो प्रॉफिट का इंक्रीज है ना बेटा, ये कैश प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट का इंक्रीज होना, प्रॉफिट का इंक्रीज होना कभी भी कैश प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि ये कैश फ्लोज और प्रॉफिट में हमने लास्ट क्लास में तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने वाले उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट में और कैश फ्लोज में फ़र्क होता है। क्योंकि प्रॉफिट में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नॉन कैश होती हैं, ठीक है, लेकिन कैश फ्लो का मतलब है कि पक्की बात है कि हमारा हार्ड कैश जा रहा है। तो हुआ क्या कि बेसिकली इंटरेस्ट ने समझ लीजिए लोन के इंटरेस्ट ने एक बात हमें बताई कि ये हमारी टैक्स की लाइबिलिटी को समहाउ क्या कर देता है। अगर मैं इसको लेके आऊँगा ना डेट को, तो डेट से होगा क्या, नुकसान है बेतहाशा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। कंपनी प्रॉफिट का नॉन कैश एग्जांपल इरफान की तो लास्ट क्लास में भी बेटा मैंने बताया था। डेप्रिसिएशन हम काटते हैं, डेप्रिसिएशन किसी को पे नहीं करते। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम करते हैं, वो किसी के लिए होता नॉन कैश। अभी फिलहाल उसको उसके ऊपर उसके डिबेट में मैं नहीं आ रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि हमारा जो इंटरेस्ट है इसके ना होने से हमारा जो टैक्स की कॉस्ट है ये इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये हमारी टैक्स की कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अब अगर मैं जैसे जैसे इसकी टैक्स इंटरेस्ट की कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा करता जाऊँ तो मेरे टैक्स की जो है वो क्या हो जाएगी, जी नहीं असनाद इंटरेस्ट नहीं जाता, इंटरेस्ट कभी भी नहीं जाता, आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, आप बैंक को इंस्टॉलमेंट पे करते हो, इंटरेस्ट आप अपने प्रॉफिट से डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या नज़र आया कि इंटरेस्ट ने हमें थोड़ा सा रिलीफ दे रहा है किसमें, हाँ जी शाबाश, ठीक है मुआज। बेसिकली हमें समझ लो कि डेट वालों ने या बैंक ने अपनी बरादरी को बचाने के लिए एक ऐसी कैलकुलेशन दे दी कि भाई अगर इसको लेके आओगे तो आपको टैक्स का बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें, मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ाने का सवाब मुझे है, पढ़ने का गुनाह हम सब लोगों के ऊपर है। इंटरेस्ट बहरहाल किसी तौर पे भी अच्छी चीज़ नहीं है, सही है, लेकिन डेट के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट होता है ये हमें क्या पे बताता है कि ये टैक्स बेनिफिट की तरफ जाता है। अच्छा जी, अगर कोई हमसे रैशनल पूछे कल कला को कि जी हम कैपिटल स्ट्रक्चर में, मैंने अपनी उस चीज़ का जवाब दिया कि जी अगर हमारे पास इक्विटी से ही हम सारा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात मैंने शुरू में कहा था कि अगर मैं बार बार अपने शेयर्स बेचता जाऊंगा, अगर मैं अपने शेयर्स को क्या करता जाऊंगा, सेल आउट करता जाऊंगा, तो मेरे शेयर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
मेरे शेयर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं किसकी तरफ आता हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ। और अगर प्रेफरेंस शेयर्स में मेरे पास सेम सिचुएशन आ जाए तो मैं किसकी तरफ जाऊंगा, डेट की तरफ। तो डेट को प्रूव करने के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ी सी सपोर्ट ये मिल गई कि जी अगर हम डेट को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो इंटरेस्ट की वजह से हमें इसकी टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। पर्टिकुलरली इसको लिखा जाता है टैक्स शीट। इसको क्या कहते हैं, टैक्स शील्ड। तो इसका सिंपल आंसर ये है। ठीक है, इन अदर वर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड क्या है, डेट। ओके, अब मैं अपने आखिरी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी तरफ आ रहा हूँ। इक्विटी के ऊपर हम क्या पे करते हैं, शेयर होल्डर्स को क्या पे करते हैं, सुनो मा वर्ड, इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। तो बताएगा जल्दी से लिख के डिविडेंड क्या होता है जी, कितने लोगों को आइडिया है, जस्ट रेज योर हैंड जी, मुझे ये पता चल जाए। डिविडेंड, इतनी बड़ी क्लास है, बाकी सब लोग सुन रहे हैं, मेरे साथ है कि नहीं। शाबाश जी। डिविडेंड का मतलब क्या है कि अपने प्रॉफिट के पोर्शन से, अपने प्रॉफिट के पोर्शन से प्रॉफिट का शेयर देना, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक हो गया। तो याद रखिए हमारी इक्विटी की जो कॉस्ट होती है, इक्विटी की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, डिविडेंड। ठीक है, इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी हम क्या पे करते हैं, डिविडेंड। सो इक्विटी को स्टेबल रखने के लिए, इक्विटी को क्या करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए या पास रखने के लिए जो मुझे पे करना पड़ता है, जो मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ती है, उस कॉस्ट को मैं क्या कहता हूँ, डिविडेंड। इन अदर वर्ड अगर कोई मुझसे पूछे कि जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है, तो मैं आराम से कह दूंगा कि जी मुझे क्या पे करना पड़ता है, डिविडेंड पे करना पड़ता है। वेयर एज अगर कोई मुझसे पूछे कि यार डेट की क्या कॉस्ट है, डेट की क्या कॉस्ट है, तो मैं कहूंगा जी मुझे क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट। मुझे क्या पे करना पड़ता है, हाँ जी, ठीक हो गया। सो इसका मतलब है कि मुझे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए क्या पे करना पड़ता है, एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है। यहां तक सब लोग मेरे साथ हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सब लोग, अब मैं खैर बताता भी खुद ही हूँ और पूछता भी खुद ही हूँ, हम जो टारगेट रखते हैं, हम जो अपना टारगेट रखते हैं कि जी हमने इतना पैसा कमाना है, तो ये कोई कभी किसी ने डिसाइड किया कि हमने कितना पैसा कमाना होता है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम अपने टारगेट्स को देखते हैं कि जी हमारी ज़रूरत कितनी है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है, कैपिटल स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि जी फर्ज करें मेरा जो शेयर कैपिटल है, मेरा जो शेयर कैपिटल है, ये यहाँ पे मैंने M स्टैंड्स फॉर मिलियन लिख भी देता हूँ साथ, ये मेरा कितना है जी 50 मिलियन। ठीक है, मेरा प्रेफरेंस शेयर्स वो है कितना 30 मिलियन। मेरा डेट, डेट कुछ भी आप ले लें, आप लोन ले लें, डिबेंचर ले लें, मुझे इससे कोई कर, आप कुछ भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास कितना 20 मिलियन। सो इट मींस कि ये हमारे पास कितना हो गया 100 मिलियन। ठीक है, शेयर कैपिटल कितना है 50 मिलियन, प्रेफरेंस शेयर्स कितना है 30 मिलियन,
और डेट कितना है 20 मिलियन, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या पे करना पड़ती है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, मसलन सॉरी परसेंटेज पे करनी पड़ती है। मसलन शेयर कैपिटल को मैं डिविडेंड देता हूँ और फर्ज कर लेता हूँ कि मैं उनको कितने परसेंट देता हूँ, 5%। प्रेफरेंस शेयर्स को मुझे कितना देना पड़ता है, 10। लोन मुझे कितना पे करना पड़ता है, 15। तो इसका मतलब है इन तमाम को मुझे क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ मुझे इनको क्या पे करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। तो इस कॉस्ट को हम क्या नाम देते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको हम क्या नाम देते हैं जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पता चल गया कि जी 5, 10, 15। अब ये बड़ा लंबा टॉपिक है, हम इसको कट शॉर्ट कर लेते हैं जी। 5 और 10, 15 और 5, ये कितना हो गया 30। 30 डिवाइडेड बाय 3 ऑन एवरेज, एवरेज मुझे कितने परसेंट मेंटेन करना है, 10%। यानी कि मुझे हर सूरत पे इस 100 मिलियन का, इस 100 मिलियन का चलें जी, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच असद। अजान ब्रेक है जी, 5 मिनट, उसके बाद हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, यस सर चलें। अच्छा जी, सब लोगों को मैं शीट डेफिनेटली भेजूंगा जी, वो फिक्र मत करें आप। अ, हाँ जी, बेसिकली जो यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे थे उसका मतलब क्या है कि मैंने आपको क्या कहा कि कंपनी कहती है जी मैंने अगले साल इतना प्रॉफिट कमाना है, मेरा अगले साल का ये टारगेट है। तो बेसिकली ये जो कॉस्ट होती है ना, ये हमें सबसे पहले टारगेट सेट करने में मदद करती है। वो कहते हैं कि जी जो हमने अपने लोगों को, जिन्होंने हमें पैसा दिया हुआ है ना भाई, जिन्होंने हमें फाइनेंस किया हुआ है, सबसे पहले तो उनका पैसा आप साइड पे करो।
ये हम कहाँ से कमाएंगे? हम ऑब्वियसली किधर से कमाएंगे? हमने ऑलरेडी ये देखी है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस टैक्स के बाद मैंने यहाँ पे क्या देना शुरू करना है? डिविडेंड देना शुरू करना है। तो इसका मतलब है अगर मैं वापस आ जाऊं तो ये कहाँ से ज्यादा होगा? जब ये ज्यादा होगा। ये किस वक्त होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो पर्टिकुलरली मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी सेल को मैक्सिमाइज करना है, अपनी कॉस्ट ऑफ सेल को मैनेज करना है, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना है। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि फाइनेंस ने हमें टारगेट सेट करने का एक अपॉर्चुनिटी बता दी। ठीक है, हसीब मैं बताता हूँ आपको दोबारा से। ओके जी, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि एक हमें टारगेट सेट करने को मिल गया। तो फाइनेंस ने सबसे पहले हमें क्या बताया कि हमारे फंड्स आने के सोर्सेज कौन कौन से हैं। जब वो आ गया तो कंपनी का स्ट्रक्चर किन चीज़ों पे खड़ा होगा? किन चीज़ों पे? इक्विटी, और दूसरा कौन सा है हमारे पास? डेट। ठीक है, और उसमें इक्विटी कितनी है, डेट कितना है, अभी हम इस डिस्कशन पे नहीं जा रहे हैं। हमने यहाँ पे एक मॉडल लिया। वो क्या था कि जी ये हमारे पास सपोज फॉर एग्जांपल 50 मिलियन शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डेट है। तो इन तमाम लोगों को मेंटेन करने के लिए, अपने पास रिटेन करने के लिए मुझे इनको ऑन एवरेज अपने प्रॉफिट में से इतने परसेंटेज देनी पड़ेगी। तो भाई मैंने प्रॉफिट कहाँ से जनरेट करना है? मैं प्रॉफिट जनरेट करूंगा जब कोई चीज़ बेचूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये अगर मैं रिवर्स सारा पीछे चलूँगा तो अब यहाँ से मेरी सारी स्ट्रैटेजी सेट होगी। मैंने किन किन बिजनेसेस की तरफ जाना है, किस तरह से ग्रो करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, किन प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है। अब मैंने नेशनल लेवल पे काम करना है या मैंने इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें जब तक याद रखें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पर्टिकुलरली तो इसका पूरा नाम होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक कहते हैं इसको। तो जब तक मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं पता चलेगा, समझ लीजिए मेरी फाइनेंस स्टार्ट नहीं होगी, या इन अदर वर्ड मुझे फाइनेंस के सब्जेक्ट का आइडिया नहीं है फिर। सही है, तो बेसिकली लास्ट टाइम भी हमने ये एक और क्लास में डिस्कस किया था, आप लोग भी इसको नोट कर लें कि जो पर्टिकुलर डिफरेंस है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में वो इस चीज़ का है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या जिसको हम रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। यहाँ से आके हमें पता चल गया कि हमने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को अगर मेंटेन रखना है, जिंदा रखना है, तो मुझे इसको कम से कम अपने प्रॉफिट में से जनरेट करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको नहीं करूँगा तो फिर आपने वर्ड सुना होगा इनसॉल्वेंट या सॉल्वेंट, तो फिर कंपनी क्या हो जाती है? कोलैप्स कर जाती है। सो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि फाइनेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्या करना है? रिवीजन करना है। तो ये जो भी हमारे पास एक्सेल की शीट हुआ करेगी ये मैं लाजमी आप लोगों से जो है वो शेयर किया करूँगा, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या था जी कि व्हाट आर सोर्सेस, ठीक है, एंड देन जब हमें और क्या कहते हैं जी, सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि जी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट, देन व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज, और इन्हीं सोर्सेज को यूज करते हुए हाउ कैन वी डेवलप कैपिटल स्ट्रक्चर, और कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद सॉरी एक बार जरा फिर बता दें परसेंटेज ऑफ शेयर, ये क्या? अच्छा अब बस ये कह रहे हो, एक मिनट जी, जी जो परसेंटेज ऑफ शेयर मैं ये बता रहा हूँ जी, इसका मतलब ये है कि मैंने ये बताया कि जी शेयर कैपिटल है 50 मिलियन, मुझे उसके ऊपर डिविडेंड देना है। ठीक है, मसलन कितना? 5%। प्रेफरेंस शेयर्स हैं, मैंने इसके ऊपर कितना डिविडेंड देना है? 10%।
ठीक है। डेट है कितना है 15%। अब अगर मैं इन सबको जमा कर लूँ 10 और प्लस कितना है 15, 25 और प्लस 5 कितना हो गया 30। मैंने अपनी आसानी के लिए उसको 3 पे डिवाइड कर लिया, एवरेज कर लिया। एवरेज वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैंने आसानी के लिए उसको यहाँ पे ऐड अप कर लिया और कहा कि ऑन एवरेज, दोबारा मेरी बात गौर से सुनिएगा, हाँ जी, ऑन एवरेज 100 में से मुझे तकरीबन 10% मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको पे करना है। ठीक है, तो इस परसेंटेज को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। या इन अदर वर्ड, मेरे पास अगर 100 मिलियन हो, मेरे पास अगर 100 मिलियन हो, मार्केट में मैं जाऊं तो मुझे कम से कम इसका 10% मिलना चाहिए। ठीक है, इसका 10% रिटर्न मिलना चाहिए। तो अगर कंपनी वाले मुझे इसका 2% या 3% रिटर्न करें तो फिर मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी चला के सारा हैसल उठाता फिरूँ। तो यहाँ से ये टारगेट हमें मिल गया, इस टारगेट को लेके हमने आगे चलना है। स्ट्रेटेजिक का मतलब है जी हाँ, स्ट्रेटेजिक का मतलब है आपके टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है, जो सीईओ के डिसीजंस होते हैं। ठीक है, और ऑपरेशनल का मतलब है जो आपके मिडल मैनेजमेंट के वो जो ऊपर वाले डिसीजंस आते हैं वो उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, उसको कहते हैं ऑपरेशनल। ऑपरेशन का मतलब ऑपरेट यानी कि कोई चीज़ का करना, और स्ट्रेटेजिक का मतलब है किसी पॉलिसीज प्रोसीजर्स को डेवलप करना, उनको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए एक डिसीजन मेकिंग करना। ठीक है जी, ये बस जी हाँ और अवैस क्लियर हो गया। अच्छा जी, एक साहब पूछ रहे थे कि जी ये टैक्स रिलीफ वाला जो चक्कर है उसमें मैंने ये किया था सर कि अपने क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि जी हम इक्विटी की तरफ ही क्यों रहें, हम डेट की तरफ क्यों ना जाएं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा था कितना 2000, और यहाँ पे क्या हो गया था 0। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक में 8000 था, दूसरे में 10000। जब मैंने इस 8000 का 40% लिया तो ये टैक्स बना 3200, जबकि 10,000 का 40% लिया तो ये कितना आ गया 4000। अब मैं यहीं पे रुक गया। तो मैंने कहा कि जी ये जो इंटरेस्ट आ रहा है इसकी वजह से टैक्स कितना आ रहा है 3200, सही है, और यहाँ पे टैक्स कितना आ रहा है 4000। मेरा टैक्स कितना इंक्रीज कर गया 800। तो मुझे क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट है वो मुझे एक थोड़ी सी शील्ड प्रोवाइड करता है, किसके अगेंस्ट, टैक्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा आंसर था। इसकी डिटेल वैसे तो फाइनेंस में होती है, लेकिन हम यहाँ पे भी उसको डिस्कस करेंगे ताकि हमें और ज़्यादा इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि एटलीस्ट वी मस्ट नो कि व्हाट एक्चुअली इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा जी, अगर आप जल्दी से, वैसे मैंने हसनात इसके ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट टाइम डिटेल में, किस तरह से गवर्नमेंट के वो जो है ना वो सारे आते हैं। ठीक है, पॉइंट मैंने आपका नोट कर लिया है, थोड़ा सा लंबा आंसर है इसका अभी, इसको थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए क्वेश्चन को। रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल स्ट्रक्चर का रिटर्न है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। हाँ जी बस कर दिया जी मैंने, दूसरा बस कर दिया। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है जी कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, और इसके ऊपर जो परसेंटेज हम पे करते हैं उसको ROR कहते हैं। अच्छा जी, जल्दी से ज़रा देख लीजिएगा, एक मैंने जो आपके पास भेजी हुई है, ऑलरेडी आपके पास है ये, सब कुछ शो हो रहा है। कोर्स आउटलाइन शो हो रही है जी, आपके आपके पास नज़र आ रही है आपको। एक मिनट, अब देखिएगा जी सब कुछ शो हो रही है कोर्स आउटलाइन। अब हाँ जी ठीक है जी। अच्छा जी, कोर्स आउटलाइन में हम क्या कहते हैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आज, हम बस इसको कंक्लूड करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पहले दिन हो गया हमारा काम।
आपको जो शीट है वो आज अभी थोड़ी देर में मैं इसको क्या कहते हैं वो मेल कर देता हूँ, वो शॉर्ट आपको मिल जाएगी। इसमें जो हमारे पास बेसिकली जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, इसमें वर्ड सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस के साथ एक वर्ड ऐड हो जाएगा, कॉल्ड इंटरनेशनल। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंड्स, तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हम नीचे आएंगे तो मार्केट्स की बजाय क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट्स आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंट करेंसीज आएंगी। तो उसके बाद हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, एक्सचेंज रेट। और दो कंट्रीज में कभी भी एक तरह के इंटरेस्ट रेट नहीं होते, तो इसका मतलब उनका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, दो कंट्रीज में कभी भी एक तरह की इन्फ्लेशन नहीं होती, तो इसका मतलब है हम उसको इसमें देखेंगे। और जिस तरह से मैंने कहा था कि दोनों कंट्रीज के रिस्क और उनके जो एथिक्स हैं उनमें डिफरेंस होता है, इसका मतलब है हम कंट्रीज के डिफरेंट रिस्क को भी यहाँ पे डिस्कस करें। सो ओवरऑल द सब्जेक्ट इज नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, थोड़ा सा चलें जी, कोई बात नहीं, तो नुमान कोई मसला नहीं। सो थोड़ा सा शुरू के लेक्चर्स में आपने इसको कॉन्सेंट्रेट करना है। ईमेल मैं आपको राइट अवे कर रहा हूँ जी। इसलिए मैं आपकी बात नहीं समझा। अच्छा जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे काइंडली बता दीजिए, मैं उसको अनम्यूट कर देता हूँ, पूछ सकते हैं मेरे से। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच हसना, थैंक यू वेरी मच। बेटा सब्जेक्ट्स एनरोलमेंट जो है ना वो सबकी हो जाएगी। ठीक है, सब्जेक्ट की जो इनरोलमेंट है वो सबकी होगी, आप उसमें मत जो है ना वो कोई टेंशन न लें। अगर आप मुझे करें जी तो मैं 1 मिनट में पहले आपको, ओके जी, हाँ जी, मैं इंशाअल्लाह अशरफ कल बता दूंगा आपको। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं नहीं जी, मैं रिकॉर्डिंग भी, आप बस ये भी थोड़ा सा वेट कर लें। रिकॉर्डिंग में मेरा वो एक यूट्यूब का चैनल है, उसके ऊपर भी मैं इसको कर देता हूँ। और फिर वो जब जैसे ही LMS इस वीक में पूरा हो जाएगा तो उसके ऊपर भी सारा मिल जाएगा। मोहसिन मुझसे कल आके बेटा मिल लीजिएगा। जी अहमद नासिर ख्वाजा साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? आपको क्या करूं, मैं अनम्यूट करूं? जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अहमद नासिर। ये अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अहमद बात जी कर रहा हूँ। जी जी अहमद। सर मैंने ये पूछना था सर, जो हमारा ये दूसरा कोर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिस्ट, मैंने ये पूछना था सर, जो भी हमारे सर होइदे अलॉट वो हमारे ये परमानेंट ये परमानेंट फैकल्टी होइदे या फिर वो ये दूसरे सर होइदे और ये विजिटिंग टीचर होइदे, उसका आइडिया हाँ है जी आपको? बेटा, आइडिया मैं आपको कल उसको कंफर्म कर दूंगा। प्रोबेबल है कि हम कोशिश करेंगे कि वो कोई उसका अच्छा सोर्स मिल जाए। ओके सर, थैंक यू। परेशान नहीं होना। थैंक यू सर। ओके। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच जी। आप लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। कल वो सारा जो है ना वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, वैसे इशू नहीं है, मैं बस के पीछे लगा हुआ हूँ, वो भी हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह ताला हम सब लोगों को महफूज रखे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।